श्रोता, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल से। ट्यून किया आपने FM 102 और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 8:30 और 30 सेकंड होने को है। समय बिल्कुल सही है कि आपको ये कह दें हम कि आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, जिसमें आज का विषय है सड़क हादसे बचाव और उपचार। हमारे साथ डॉक्टर S.N. गौतम साहब मौजूद हैं स्टूडियो में। आइए पहले कार्यक्रम की शुरुआत यूं करें, फिर बात करवाएंगे आपकी डॉक्टर साहब से। श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम फिर से। कार्यक्रम है हेलो डॉक्टर और आज इस कार्यक्रम में जो विषय है वो बहुत ही गंभीर है कि अमूमन शरीर कभी भी बीमार हो सकता है यदि हम इसका ख्याल न रखें, लेकिन बीमारियां जब गंभीर हो जाती तब हमारा बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम समझ नहीं पाते, फिर हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। लेकिन एक ऐसी समस्या है जिसका ख्याल हम रख सकते हैं। जी, सड़क पर चलते समय हमें बहुत सी सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि बहुत सी समस्याएं हमारे आगे न आए, और अगर ऐसा हो तो फिर क्या हो, यही आज का प्रोग्राम है। डॉक्टर S.N. गौतम साहब का फिर से हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज का जो विषय है बड़ा गंभीर है। आपकी यहाँ उपस्थिति है तो उस पर रोशनी डाली जाएगी। तो श्रोताओं, आज डॉक्टर S.N. गौतम साहब से हम बात कर रहे हैं। आप आचार्य और विभाग अध्यक्ष हैं मेडिकल कॉलेज कोटा में। तो एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत। और आपसे हम शुरुआत में ये कहेंगे कि इतना आपका महत्वपूर्ण समय है वो आपने वहां से निकाला और जो श्रोता हैं उनके लिए इसे सुरक्षित रखा। आधे घंटे की बातचीत आपके साथ होगी और इस दरमियान हम अपने श्रोताओं को भी कहते हैं कि यदि श्रोताओं आप इस कार्यक्रम में भागीदारी लेना चाहते हैं टेलीफोन के जरिए तो आपको टेलीफोन नंबर हम बता देते हैं 29-4-11-42। और अब मैं राजेश महावर आप सबसे ये इजाजत लेना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब की बातचीत हम शुरू करते हैं और आप इसे सुनिए और फिर जहां जरूरत हो आप जरूर कॉल कीजिएगा। कोटा शहर का STD कोड है 0744। टेलीफोन नंबर फिर 29-4-11-42। कोटा शहर, आसपास के इलाके और दूर दराज तक सुने जाने वाला ये कार्यक्रम, ये चैनल चंबल चैनल। और इस पर आज का जो महत्वपूर्ण विषय उस पर डॉक्टर साहब अब शुरू होकर यूं करता हूं मैं कि जब मैं घर से निकलकर कुछ दूर चलकर जब सड़क पर देखता हूं डॉक्टर साहब, तो टू व्हीलर्स पर जो लोग नजर आते हैं मुझे कभी कभी वहां ये बात आती है कि उनका हेलमेट जो पीछे उनकी महिला सहयात्री बैठी होती है उनकी गोद में होता है। एक बार हिम्मत करके मैंने थोड़ा आगे उनके बराबर में आके उनको इशारे से कहा इसे अपने सिर पर रख लो, तो उन्हें लगा कि शायद सामने कोई पुलिसकर्मी है, तो उन्होंने घबरा कर उसे लगा लिया और पीछे जो महिला सहयात्री थी उनसे मांगा कि फटाफट से दो। ये बात मैंने सुनी, उन्होंने साइड में गाड़ी रोकी, हेलमेट लगाया और आगे चल दिए। तो डॉक्टर साहब, अगर ये सफर सुरक्षित सफर रखा जाए तो हमेशा ही टू व्हीलर पर चलते समय हेलमेट का इस्तेमाल हो और फोर व्हीलर पर चलते समय सीट बेल्ट का इंतजार हो। डॉक्टर साहब, मैं बोले जा रहा हूं, आपका भी बारी लेनी है, मगर ये विषय ही इस तरह का है कि इसमें बोलने के लिए, समझने के लिए और करने के लिए बहुत कुछ है। डॉक्टर साहब, जब आगे कोई फोर व्हीलर चलता रहता और वो पीछे वाले को जगह नहीं देता, मेन लेन में चलता और स्पीड भी एक बहुत नियंत्रित, ऐसा लगता है कि सभी लोग तो तेज जाते हैं मगर ये धीरे क्यों चल रहे हैं। तो यकीनन ये समझ में आता है कि इन्होंने कहीं अपने कंधे के और कान के बीच में फोन दबा रखा है। तो डॉक्टर साहब, आगे जाकर देखने पर समस्या वही हम पाते हैं कि वो फोन पर बात कर रहे होते हैं, आगे चलने वाले पीछे चलने वालों का उन्हें कोई ख्याल नहीं होता। ये एक गंभीर समस्या को आमंत्रित करता है। डॉक्टर साहब, ये बहुत सी जो ऐसी बातें थी जिसे कहे बगैर मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत नहीं कर पाया, मगर अब इस कार्यक्रम की विधिवत श्रोताओं शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आज का जो विषय है सड़क हादसे बचाव और उपचार, इस पर अब आपकी नजरें इनायत होनी बाकी हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे कोई गाड़ी चला रहा है और गाड़ी में उसको जैसे धीरे चल रही है या साइड नहीं दे रहा है, इसका मतलब मोबाइल पे बात कर रहा है। महिला पीछे बैठी है, उसने हेलमेट ले रखा है, गाड़ी चला रहे हैं। इवन यहाँ तक देखते हैं कि जो गाड़ी में साइड मिरर होते हैं, हेलमेट उस पर टंगा होता है या आगे टंकी पे रखा होता है और गाड़ी चला रहे होते हैं। ये सब एक लापरवाही है। और आपने जो विषय रखा है, आज का जो विषय है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के पास में है। 17 अक्टूबर को WHO
विश्व ट्रॉमा दिवस के रूप में इसको मनाता है। जी। इसका एक उद्देश्य होता है कि जो आम पब्लिक है उसको जागरूक किया जाए कि सड़क हादसों से कैसे बचा जा सकता है। सड़क हादसों से जनित जो मौतें होती हैं वो बचाई जा सकती हैं, क्योंकि वो बीमारी की वजह से नहीं होती हैं। अगर आप थोड़ी सावधानी रखेंगे हो सकता है आपकी जान बच जाए, और आपकी जो जान है वो आपके साथ साथ आपके परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि सड़क में जो हादसे होते हैं ज्यादातर मामलों में युवा वर्ग के होते हैं, जिनको हम प्रोडक्टिव एज बोलते हैं। जैसे कि आज हम देखते हैं कि चाइना से आगे भारत आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि चाइना एक बुढ़ापे वाला देश हो गया है और भारत एक युवा देश है। अगर युवा ही मौत के शिकार हो जाते हैं तो किसी भी देश की जो प्रोडक्टिव है या ग्रोथ रेट है वो कम हो जाती है। तो आपकी जान आपके साथ साथ देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, खासकर युवाओं को भी, क्योंकि आप देश की भी संपत्ति हैं, आप अपनी संपत्ति नहीं है। तो सड़क हादसों से बचाया जाना बहुत उचित, और एक सावधानी जिसको रखी जाए तो आप खुद को बचा सकते हैं, दूसरे सामने वाले को भी बचा सकते हैं एक्सीडेंट होने से। तो आप एक साथ दो मौतों को जिसे बोलते हैं बचाया जा सकता है। जहां तक सड़क हादसों का है, सड़क हादसे में अपन ये देखेंगे तो भारत में लगभग हर 4 मिनट में एक मौत हो जाती है सड़क हादसों से। तकरीबन 2 करोड़ लोग हर साल किसी न किसी कारण से हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, जिनमें सड़क हादसों की एक वजह होती है। चाहे उसके हाथ में चोट हो, पैर में चोट हो, सिर में चोट हो, छाती में चोट हो, ऊंचाई से गिरा हो, मारपीट हो, चाहे सड़क पे हो गिरा हो। इन सब में 2 करोड़ लोगों में से तकरीबन 10 लाख लोग हर साल इस देश में, अपने देश में मौत की शिकार हो जाते हैं। और उसमें सबसे बड़ी तादाद जो है वो 20 साल से लेकर के 50 साल के युवा वर्ग की होती है। तो इसको बचाने के लिए सरकार के साथ साथ समाज और व्यक्तिगत जिम्मेदारियां भी एक महत्वपूर्ण अंग है कि उसको बचाने के लिए अपन सोचें, अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी माने। ये नहीं कि सामने जैसे आपने बोला कि पुलिस वाला है हेलमेट लगा लें, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर पुलिस उसका कानून नियमानुसार अगर लागू कराती है, पर आपको भी मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं कानून आपसे जुड़े हुए हैं और आपके लिए हैं। जैसे हर मामले में देखते हैं, हत्या का आरोपी 302 में जाता है, रेप का आरोपी 376 में जाता है। तो ये कानून इसलिए बनाए गए क्योंकि आपको लगे ये गलत काम है, इसकी सजा मिलती है। तो आपको ये मानना चाहिए कि हेलमेट नहीं लगाना भी एक गलत काम है, और इसकी सजा के लिए पुलिस वाले खड़े हैं जो चालान बनाते हैं। अगर आपको जब ये मन से लगेगा कि ये गलत चीज है तो आप उसको उपयोग करेंगे हेलमेट का, ना कि उसको सजाएंगे या उसको सब्जी लेने के लिए रखेंगे। जब तक आप नहीं सोचेंगे तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने जो बताया कि पुलिस वालों के डर से जो हेलमेट लगाए जाते हैं, पुलिस जो हेलमेट है वो सब्जी लाने के लिए नहीं होता, सब्जी का थैला नहीं होता। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जी सिर हमारा, हेलमेट हम लगाएं तो लगाएं वरना ना लगाएं। लेकिन आपने जो बात कही ना कि हर व्यक्ति इस देश की संपत्ति है, तो इस देश की संपत्ति की सुरक्षा करना कानून की जिम्मेदारी है। और व्यक्ति अगर स्वयं समझे कि जैसे वो अपने परिवार के लिए भी एक संपत्ति है वैसे देश के लिए एक संपत्ति है, तो इसका ख्याल रखना आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है। दूसरी चीज जहां तक ये है कि सिर आपका है, अच्छी बात है, लेकिन अगर सिर फूट गया जी फिर वो आपका भी नहीं रहा, वाकई वो किसी का भी नहीं रहा, फिर आप उसका क्या करेंगे? आपके पिताजी भगवान शंकर तो है नहीं कि दूसरा सिर लाके लगा देंगे। जी। तो आप अपने सिर का बचाव करें। जहां तक बात है व्यक्तिगत जिम्मेदारी की, तो जो एजुकेशन है वो सबके लिए होती है। सबको पढ़ाया जाता है बचपन से कि सड़क के नियमों का पालन करना है, उसमें संकेतक लगे हुए हैं, गाड़ी धीरे चलानी है, स्पीड ब्रेकर का ध्यान रखना है, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी, किसी भी नशे को लेकर के गाड़ी नहीं चलानी, मोबाइल पे बात करते हुए गाड़ी नहीं चलाना है, गाड़ी चलाते हो तो हेलमेट सीट बेल्ट लगाएं। सीट बेल्ट के साथ में एक चीज और भी है, अगर सीट बेल्ट अगर आप नहीं लगाते हैं, जैसे कि थोड़े दिन पहले एक अभी बहुत बड़े जो सेलिब्रिटी थे साइरस मिस्त्री, उनका सब अखबारों में था कि सीट बेल्ट नहीं लगाई तो उसका एयर बैग नहीं खुला। तो हर गाड़ी का एक मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म में जब तक सीट बेल्ट नहीं लगी होगी उसका अलार्म बजता रहता है। लेकिन अभी तक वो सुविधा केवल फ्रंट सीट के लिए है, बैक सीट के लिए नहीं है। लेकिन इसमें ये जानना जरूरी है कि वो एयर बैग का जो मैकेनिज्म वो ऐसा है कि अगर सीट बेल्ट नहीं है तो एयर बैग खुलेगा नहीं। इसलिए पीछे की सीट पर भी सीट बेल्ट उन्होंने अनिवार्य किया कानूनन। सीट बेल्ट लगाएं ताकि आपकी जो अगर गाड़ी कभी भविष्य में भी एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार अनचाहे कारण होते हैं, आप तो सही चला रहे हैं, बिल्कुल सही है, आपको लगता है मेरे से अच्छा ड्राइवर कोई नहीं है, पर जो सामने से टक्कर लगाने वाला है हो सकता है वो सही ड्राइवर ना हो, सही हो सकता है वो शराब पी के चला रहा हो, आपकी गाड़ी उससे जैसे ही भिड़ेगी, आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है, एयरबैग नहीं खुलेंगे तो जान तो आपकी भी जाएगी। तो आप कम से भी कम अपना नहीं तो दूसरे पे तो भरोसा करें कि दूसरा तो शराब पी के चला रहा है
और अपना नियंत्रण रखें। वाकई डॉक्टर साहब, ये चाहे हम बिल्कुल सहजता से इस बात को कह रहे हैं, लेकिन ये बात बहुत ही गंभीर है। और कुछ व्यक्ति तो सेल्फ इंजीनियरिंग करते हैं, जैसे आपने कहा कि जो सीट बेल्ट नहीं लगाने पर गाड़ी के जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपरली काम नहीं करता। ऐसे में कुछ लोगों ने उसका इंतजाम भी कर रखा है। एक बार हम साइड की सीट पर बैठे हुए थे, तो हमने ये देखा कि सीट बेल्ट तो लगाया मगर चढ़ने से पहले लगाया। तो हमने कहा कि ये क्या इंतजाम है, ये कौन सा चमत्कार है। तो उन्होंने कहा कि जी बार बार अलार्म करती है, तो हमने इसका इंतजाम कर दिया। तो इस तरह के रास्ते ना खोजें, और ये गलत है। यहाँ पे गलतफहमी है कि वो अलार्म जो है ना, वो अलार्म सीट बेल्ट नहीं लगाने के लिए नहीं है, वो अलार्म आपके लिए है। वाकई उन्होंने क्या किया, इंतजाम कर दिया उस सीट बेल्ट के अलार्म का, खुद का तो किया ही नहीं ना जी। तो खुद का इंतजाम करना है, सीट बेल्ट का नहीं करना है। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बात है। और इस बात से काश हम ऐसा माने कि जो भी हमारे श्रोता हैं, सुन रहे हैं, वो खुद इस बात को अप्लाई करें, और जो उनके आजू बाजू हैं, उनके शुभ चिंतक हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनको इस बात के लिए प्रेरित करें, जिससे कि ये बात मतलब गुणोत्तर रूप से फैले। हमारे पास इतना ज़्यादा समय है कि हम लोग मोबाइल का, उसका जैसे बोलते हैं ना कि मतलब समय होने के बावजूद ही मोबाइल को गाड़ी चलाते वक्त यूज़ करते हैं। हमारे कल्चर में है कि हम गाड़ी को साइड में लगा के बात नहीं करते। गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पे, जैसे चाहे मोबाइल आप बाइक पे हों चाहे आप कार में हो, कुछ समय पहले तक जो भी हायर सेगमेंट की गाड़ियां आती थी उनमें ब्लूटूथ नहीं होता था। ब्लूटूथ नहीं होने से वो इंडिया में इतनी लोकप्रिय नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो लोगों को ब्लूटूथ चाहिए बात करने के लिए। मैं नाम नहीं लूंगा, पर ऐसे बहुत सारे ब्रांड ने जिन्होंने बाद में उस ब्लूटूथ को इनबिल्ट किया गाड़ियों में। अब ये स्थिति आ गई है कि लोग बाइक चला रहे हैं या कार में बैठे हैं, सबसे पहले वो मोबाइल ऑन करते हैं, उसका समय का पूरा सदुपयोग करते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि इस ब्लूटूथ के साथ बात करते हुए जा रहे हैं, ध्यान तो उनका बात में है, गाड़ी चलाने में नहीं है। दूसरा, युवा वर्ग अपने कान में ईयरफोन लगा लेते हैं और वो बाइक चला रहे होते हैं। ये भी एक असावधानी का कारण है। पीछे कुछ भी आ रहा है, आवाज दे रहा है, कोई हॉर्न दे रहा है, वो सुनाई नहीं देता। बिल्कुल। आसपास से कोई गाड़ी अगर हॉर्न देते हुए आती, सुनाई नहीं देती और एक्सीडेंट का कारण हो जाती है। स्पेशली हमारे जो कोटा है, एक कोचिंग सिटी है जी। कोचिंग सिटी में युवा वर्ग बहुत ज्यादा है। यहाँ पे तकरीबन 1.5 से 2 लाख बच्चे बाहर से आते हैं। और हमारे शहर की एक, जिसे बोलते हैं कि जिम्मेदारी है कि वो बच्चे यहाँ से पढ़ करके सुरक्षित घरों पे पहुंचे, उनका कैरियर बने। लेकिन बच्चे अगर कोई सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं तो उसको लेकर के उसके कोचिंग वाले, उसके हॉस्टल के वार्डन, उसके घर वाले सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसके माता पिता यहाँ नहीं होते हैं जी। तो ये सब चीजें देखते हुए लगता है कई बार कि जैसे जो कोचिंग का एरिया है, जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ इलाका है, वहां पे कुछ यातायात का नियंत्रण किया जाना चाहिए कि इस स्पीड में अगर गाड़ी जा रही है तो उसको रोकें, भारी वाहन उसमें ना जाएं, कार वगैरह। ये सब चीजें भी यहाँ देखने वाली बात है। तो जहां तक मैं बात कर रहा था, एजुकेशन की व्यक्तिगत भी हो सकती है, समाज की भी हो सकती है और सरकार की भी जिम्मेदारी हो सकती है। अभी तक हमने व्यक्तिगत बातें करी हैं, अभी हम समाज की बात करें तो समाज का भी कर्तव्य बनता है कि कोई सड़क दुर्घटना में कोई घायल व्यक्ति मिलता है तो उसको इग्नोर ना करें। उसको देख करके ऐसा ना हो कि अपन साइड से चले जाएंगे, मेरा काम नहीं है, मेरे को ऑफिस जाना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 10 बजे का ऑफिस है, किसी सड़क हादसे में पीड़ित व्यक्ति को आपको मिलता है और उसको उठा के अगर आप अस्पताल ले जाते हैं तो शायद आपके ऑफिस में आपका बॉस भी आप पे नहीं चिल्लाएगा। उसको ये लगता है कि मानवीय जो कारण है या मानवीय जो इमरजेंसी है वो सबसे ऊपर है। और हो सकता है कभी इग्नोर करें और वो आपका रिलेटिव ही हो, आपने देखा ही नहीं उसको। बाद में आप फिर अखबार में अगले दिन फोटो देखते हैं और फिर अफसोस करते हैं, अरे यार मैं काश वहां रुक जाता। आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि आप उसको देखें। प्राइमरी जो आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो करें, नहीं भी करते हैं तो हम आज आपको इस विषय में जानकारी दे देते हैं आप क्या कर सकते हैं जी। श्रोताओं, फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। आज का विषय सड़क हादसे, बचाव और उपचार। हमारे अतिथि हैं आचार्य और विभाग अध्यक्ष मेडिकल कॉलेज कोटा से डॉक्टर एस.एन. गौतम साहब। एक बार पुनः स्वागत है डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब, जो गंभीर बात आप कर रहे थे, क्योंकि जिंदगी बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिंदगी के बाद फिर कुछ नहीं, हम जो रहते हैं वो जिंदगी के रहते ही कर सकते हैं। हम अभी तक बात कर रहे थे व्यक्तिगत जो एजुकेशन की। अब सामाजिक जो परिदृश्य है उसमें समाज क्या कर सकता है दुर्घटना रोकने के लिए जी। समाज ये कर सकता है कि जैसे अपने घर में कोई बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं, उनको गाड़ी ना दें।
क्योंकि सरकार भी जानती है कि 18 साल से कम उम्र में बच्चे की जो समझदारी होती है वो ऐसी नहीं होती कि वो जजमेंट ले सके, तो एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। तो बच्चों को 18 साल से कम उम्र में गाड़ी ना दें। समाज की जिम्मेदारी है कि अपने घरों में जहाँ वृद्ध लोग रहते हैं वहाँ बालकनी में रेलिंग लगाएं, सीढ़ियों पे रेलिंग लगाएं, प्रकाश की व्यवस्था रखें ताकि एक्सीडेंट ना हो। जहाँ तक बात है, कभी आपको जैसे दिख जाता है कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त है और आप उसको देख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप ये देख लें कि वो जगह सुरक्षित हो। अगर नहीं है तो उस जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को उसको सड़क से एक तरफ ले लें ताकि जो ट्रैफिक है कहीं आपको डिस्टर्ब ना करें या कहीं और एक्सीडेंट ना हो जाए। उसके बाद आप सबसे पहले इमरजेंसी में फ़ोन करें। इमरजेंसी नज़दीकी जो भी आपका अस्पताल है उसका फ़ोन नंबर है तो अच्छी बात है, नहीं तो एम्बुलेंस है 108, पुलिस वालों का जो नंबर है 100, इस पर डायल करें। उनको सूचना दें कि पर्टिकुलर इस जगह पे कोई एक्सीडेंट हुआ है और उनको एम्बुलेंस या चिकित्सा कर्मियों की आवश्यकता है। जब तक वो नहीं आते तब तक आप देखें कि अगर उसका खून बह रहा है, कुछ भी रुमाल या कुछ भी जो कपड़ा मिल जाता है उसको बांध दें ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। पेशेंट को उसको देखें कि उसकी सांस बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो देखें मुंह में कुछ ऐसा, जैसे आजकल लोगों की बहुत बुरी आदत है कुछ न कुछ खा के चलते रहते हैं, थूकते रहते हैं, तो मुंह में से वो निकाल दें ताकि उसकी सांस में कहीं ना कहीं ऐसा कोई चीज ना अटक रही हो। उसको करवट दिला दें, लगे कि उसकी नब्ज अगर आपको फील होती है तो ठीक है, नहीं तो आप छाती पे हाथ रख के देखें उसकी हार्ट बीट चल रही है नहीं चल रही है। अगर लगता है चल रही है अच्छी बात है, नहीं लगता है कि नहीं चल रही है तो उसको CPR बोलते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। उसके लिए आप क्या करें कि आप उसकी छाती को लगातार 30 बार दबाएं दोनों हाथों से, इतना ना दबाएं कि तोड़ दें रिब्स को, इतना एक पर्टिकुलर की 1 इंच से 1.5 इंच का दबाव दें और छोड़ दें, कंटिन्यू उसको दबाते रहें। फिर लगे अगर उसके बाद भी सांस नहीं आ रहा है तो हर जगह आपने फिल्मों में भी देखा होगा आप तो कि ओरल जो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हैं, उसमें आप अपने अंदर फेफड़ों में एक हवा भर लें, उसके मुंह नाक को दबाएं, मुंह खोलें, मुंह में उसके जोर से आप हवा दें, उसके बाद छोड़ दें, फिर 30 बार दबाएं, फिर एक बार वापस उसको मुंह से आप श्वास देना है। इस प्रक्रिया को दोहराएं जब तक कि उस पेशेंट की वापस या तो श्वसन क्रिया चालू ना हो जाए या आपको कोई चिकित्सकीय मदद ना मिल जाए। हो सकता है आपके ऐसा करने से उस व्यक्ति की जान बच जाए। जहां तक बात है अगर दूर है, आप उसको शिफ्ट करने में खुद ही सक्षम है, आपके पास गाड़ी है, 4 व्हीलर है, 2 लोग 3 लोग हैं, तो आप उस पेशेंट को उठाएं तो उठाते वक्त ध्यान रखें कि पेशेंट बिल्कुल सीधा रहे। ऐसा ना हो कि सिर में चोट हो या गर्दन में चोट हो, आपने उसको उठाया, गर्दन मुड़ गई और जो सिर की हड्डी है और ज्यादा डैमेज हो गई, तो आप उसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट सीधा रखें। सीधा 3 आदमी जैसे बोलते हैं कि रोल करें, एक सिर को पकड़े कंधे से, एक कमर को पकड़े, एक पैर को पकड़े, बिल्कुल सीधा उठा के लेटा दें और नजदीकी अस्पताल पहुंचा दें। ये आप जिंदगी का, अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा काम करेंगे अगर आप किसी को हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। आपको जिंदगी भर याद रहेगा, अगर वो बच गया तो वो और उसके परिवार वाले आपके हमेशा आसानमंद रहेंगे और आपको भी लगेगा कि हाँ आपने किसी को जीवन दान दिया। केवल और केवल माँ ही जीवन दान देती है, आप भी एक जीवन दान देने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। क्या बात है। अगर आप इसको विशेषतः देखें, आजकल वैसे भी लोग कोर्निया, बॉडी दान, रक्तदान सब करते हैं, आप जीवन दान देने की कोशिश करें, सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति को पहुंचाएं, तो ये सामाजिक जिम्मेदारी है आपकी। उसके बाद जिम्मेदारी आती है सरकार के स्तर पर। तो सरकार के स्तर पर आप क्या कर सकती है? सरकार अच्छे रोड बनाए गुणवत्ता के, हर जगह ट्रैफिक के सिग्नल जिसे बोलते हैं कि आगे विकट मोड़ है या आगे रेलिंग नहीं है, स्कूल है, इस तरह के संकेतक लगाएं, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है। अगर निर्माणाधीन रोड है तो आगे वो लगा दें कि आगे सड़क निर्माणाधीन है, गाड़ी कृपया धीरे चलाएं। हेलमेट, सीट बेल्ट, इनके नियम बनाएं, उनको सख्ती से पालना भी करवाएं। जी। और डॉक्टर साहब इसी दरमियान एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात कर लें। नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अलका बात कर रही हूँ। जी, बहुत स्वागत है आपका अलका जी। थैंक यू, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और थैंक यू डॉक्टर साहब जो आपने बताया। थैंक यू। कि जो युवा है वो देश की संपत्ति है, हम किसी की निजी संपत्ति नहीं है, देश की संपत्ति है। और एक जो पॉइंट आपने कहा कि CPR देना है और उसके बाद माउथ टू माउथ रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेशन देना है जी, उसके रिगार्डिंग ये पूछना है, जब हम माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी ना दूसरे के मुंह में? जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन वो 100% कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती ना, उसमें क्या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों का एयर मिक्सचर है वो। किसी को कुछ नहीं है, उससे बेहतर है कुछ देना। जी जी। तो आपके जो आपने
अंदर जितनी एयर ली है उसमें एक ऑक्सीजन का भी एक परसेंटेज फिक्स है, तो आप उसको दे पाएंगे वो। ओके जी जी, ये कंफ्यूजन था मेरा। जी जी जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा सवाल जो अक्सर लोगों के जहन में रहता है कि जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन आपने डॉक्टर साहब इसका एक बहुत अच्छा समाधान दिया। जी डॉक्टर साहब, जो अपन इनहेल करते हैं कोई भी एयर को, तो उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनका एक परसेंटेज फिक्स है। जब एक्सहेल करते हैं, अपन बाहर निकालते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन होती है। ऐसा नहीं है कि नेग्लिजिबल हो जाती है। जी, और आपने ये बताया कि जब कोई चीज बिल्कुल ही डैमेज है तो उसको कुछ जीवन दान देना, वाकई क्योंकि आपके पास और कोई अल्टरनेट नहीं है ऑक्सीजन देने का, आप देंगे कैसे? ऑक्सीजन सिलेंडर तो रखा नहीं है आपने हर वक्त अपनी गाड़ी में कि आप उसको दे सकें, तो आप कम से कम कुछ देंगे, हो सकता है वो बच जाए। ऐसे चालू हो, ऐसे आपको जो चेस्ट को दबाना है उसके लिए वैसे तो मेडिकल उसमें डीसी शॉक देते हैं, पर डीसी शॉक की मशीन तो आपके पास है नहीं, तो आपको उसको दबाना है। बिल्कुल। तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना है। जहां तक सरकारी स्तर पे हम संकेतक लगाएं, कानून की सख्ती से पालना करवाएं कि शराब पी के गाड़ी चला रहा है कोई, या कोई ड्रग लेके चला रहा है, मोबाइल पे बात कर रहा है, या हेलमेट नहीं है, सीट बेल्ट नहीं है, तो उसकी सख्ती से पालना करवाई जानी चाहिए, जो सरकारी स्तर पे संभव है। जब व्यक्तिगत, सामाजिक और सरकार का हो जाता है तीनों, तो उसके बाद इमरजेंसी केयर की बात आती है। किसी भी पेशेंट के लिए अगर आपने उसको दुर्घटनाग्रस्त पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचा भी दिया जी, लेकिन हॉस्पिटल में सुदृढ़ व्यवस्थाएं नहीं है, तो भी एक आपके लिए चैलेंज हो गया कि उसकी जान कैसे बचेगी। तो जहां तक सरकारी स्तर पर ट्रॉमा सेंटर लगातार हर डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है, उनमें एम्बुलेंस की सुविधाएं भी हैं, और जो दो डिस्ट्रिक्ट की बीच की दूरी है वो 60 से 70 किलोमीटर है, और हाईवे बहुत अच्छे हैं, तो मोस्टली पेशेंट 1 घंटे में अगर बीच में कहीं भी है तो किसी भी नजदीक के डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे पहुंच जाता है। वहाँ पे सीटी स्कैन की सुविधा, वहाँ पे जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं जिनमें निश्चेतना विभाग वाले होते हैं, जो पेशेंट को इंट्यूबेट कर देते हैं। इंट्यूबेशन हालांकि सबको आना चाहिए। उसके बाद उसके जो कोई ब्लीडिंग है तो उसमें जिसका उसका बीपी कम है तो ब्लड चढ़ाना है तो ब्लड बैंक होता है। उसके अलावा फ्लूइड देते हैं, उसकी जांचें कराते हैं, और संबंधित उसकी जो चिकित्सा, उसकी जो भी आवश्यकता होती है वो करते हैं। तो ट्रॉमा सेंटर की जो सुविधाएं, उसको भी सुदृढ़ीकरण होना बहुत आवश्यक है। हालांकि अपने यहाँ बहुत अच्छा है, हर जगह, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सब जगह अपने यहाँ ट्रॉमा सेंटर है, ये अपने लिए अच्छी बात है। उसके अलावा ये भी एक आवश्यक कड़ी है कि जो चिकित्सक वहाँ काम कर रहे हैं उसकी मैन पावर भी सही होना चाहिए। पता लगा आपके पास ट्रॉमा सेंटर तो है पर मैन पावर पोस्टेड नहीं है, ये भी देखा जाना चाहिए, उसका भी एक ऑडिट होना चाहिए। कितने पेशेंट आपके पास आए, कितने पेशेंट आपने वहां पे उनको ट्रीट किया, कितने पेशेंट एक्सपायर हुए, और कितने पेशेंट वहां से आपने रेफर किए, रेफर के क्या कारण थे, कहीं ऐसा तो नहीं मैन पावर नहीं था, आपने केवल बैंडेज कर दी, रेफर कर दिया। तो इस सरकारी स्तर पे इन सब चीजों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। वाकई डॉक्टर साहब, और अब क्योंकि कार्यक्रम का समय बहुत कम है, एक छोटे से अंतराल के बाद हम एक महत्वपूर्ण बात आपसे करेंगे। वो प्रश्न पहले ही कर लेते हैं कि घर से बाहर जब कोई घर का सदस्य निकले तो परिवार के सदस्य जो बड़े हैं, उम्र दराज हैं, वो उन्हें क्या सीख दें, ये मेरा प्रश्न रहेगा जिस पर हम आगे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, फिर से आपका स्वागत करते हैं, और वो जो प्रश्न था उसका उत्तर आप ही से चाहेंगे। जिसमें जो घर में बड़े हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को सिखाएं कि आप जा रहे हैं हेलमेट लगा के जाएं। घर पे उनका इंतजार किया जा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि भाई आप उनके लिए एक बोझ हैं कि वो चले गए बिना हेलमेट के। और जहां तक दूसरी बात, में हेलमेट से संबंधित एक बात और बताना चाहता हूँ। आमतौर पर लोगों को ये धारणा होती है कि हम 100 मीटर के रेडियस में जा रहे हैं, बाजू में किराने की दुकान पे या दूध लेने, हेलमेट की क्या आवश्यकता है। पर मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो दुर्घटना होती है ना, वो 10 मीटर की दूरी पे भी हो सकती है और 10 किलोमीटर की दूरी पे भी हो सकती है। आप गाड़ी से गिरेंगे तो 10 मीटर की दूरी पे भी उतनी तेज लगेगी जितनी 100 किलोमीटर के चलने पे लगेगी जी। तो वो हेलमेट दूरी से नहीं नियंत्रित होता, वो हेलमेट आपके सिर के लिए, और आपका सिर सेम रहेगा चाहे आप 100 मीटर जाएं चाहे वो 10 किलोमीटर जाएं। जी डॉक्टर साहब, और आपने एक बात बताई थी कि हम अपने पर जितना भरोसा रखते हैं उससे ज्यादा आगे वाले का हमें ख्याल रखना है कि वो तो स्पीड से आ सकता है। ख्याल नहीं, मैं जब घर से निकलता हूं तो मैं ये मान के चलता हूं कि मैं एक जंग में जा रहा हूं और मुझे सुरक्षित पहुंचना है, और सब जितने भी ट्रैफिक वाले हैं मुझे मारने लगे हुए हैं, तो मुझे कैसे निकलना है इसमें से, तब तो आप सुरक्षित पहुंच सकते हैं। बहुत दूर की बात कही, मगर डॉक्टर साहब ये गंभीर बात है।
चिंतनीय बात है, चिंतनशील इस पर हमें रहना ही होगा कि क्योंकि आजकल जो वाहन है वो बहुत ही द्रुत गति के हैं, बहुत ही तकनीकी उनमें बहुत खास डाली गई है कि पहले गियर से और जो टॉप गियर है वो बहुत ही जल्दी आ जाता है और स्पीड भी बहुत जल्दी पकड़ लेती है। ऐसे में हमें सुरक्षित रहना है, गंतव्य तक पहुंचना है और फिर अपने घर तक लौट आना है। डॉक्टर साहब, हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ था और अब समय की समाप्ति पर है और आपका बस हम धन्यवाद ही देना चाहेंगे ऐसे अवसर पर कि आपने आधे घंटे के मध्य इतनी महत्वपूर्ण बातें की कि हो सकता है कितनी जिंदगियां कितने लोगों के द्वारा बचाई जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपके आगे। थैंक यू। जी। श्रोताओं, ये था कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।